नई उम्मीदें, नए सपने और नई शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हर दिन लेकर आता है अवसर पार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं अपना मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, सुप्रभात। सुप्रभात भावना, और हमारे नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। नया सवेरा में आज हम बात करने वाले हैं ट्रंप के संबोधन से जुड़ी हुई, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल आपको लिए चलेंगे और बंगाल में ममता का एक बार फिर केंद्रीय बलों पर है निशाना। बताएंगे विस्तार से ये खबर भी आपको, और इसके साथ साथ चुनावी राज्यों की ताजा अपडेट भी आपसे करेंगे साझा। साथ ही नया सवेरा में होने वाली प्रेस रिपोर्ट्स, यानी कि समाचार पत्रों में आज कौन सी प्रमुख खबरें प्रकाशित हुई हैं वो आपको बताएंगे। एक दिन एक उत्सव में दिखाएंगे विशेष संस्कृति के बारे में, यानी हर दिन आपके लिए हम जो लेकर आते हैं एक दिन एक उत्सव। आज बताएंगे कि क्या हम आपके लिए लेकर आए। टेक टॉक होगा, अंतर्राष्ट्रीय खबरें होंगी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा की प्रमुख सुर्खियों के साथ। ईरान जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्र के नाम संबोधन। कहा, जंग में मुख्य रणनीतिक लक्ष्य लगभग पूरे, अगले 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर जोरदार हमले की चेतावनी। पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री ने बुलाई सीसीएस की बैठक। ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा की हुई समीक्षा, जरूरी चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश। बंगाल में ममता बनर्जी का केंद्रीय बलों पर निशाना। बिना सबूत आईटीबीपी के लिए की आपत्तिजनक बातें। मालदा में प्रदर्शनकारियों ने चुनावी पर्यवेक्षकों को घेरा, सेंट्रल फोर्स का लेना पड़ा सहारा। असम में आज अमित शाह और राहुल गांधी का धुआंधार प्रचार, तो वहीं बंगाल में सुवेंदु अधिकारी भवानीपुर से भरेंगे नामांकन। संसद के बजट सत्र का अंतिम दिन आज। अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने और सीएपीएफ में भर्ती, प्रमोशन से जुड़े बिल होंगे पारित। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च। 1972 के बाद पहली बार चांद की ओर इंसानी कदम। 10 दिन में चांद का चक्कर लगाकर लौटेंगे एस्ट्रोनॉट। तो आइए नया सवेरा के विस्तार से कर लेते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये खबर है अमेरिका से जुड़ी हुई, क्योंकि जहां ईरान जंग के बीच ट्रंप ने आज अपने देश को संबोधित किया है। जी हां, ट्रंप ब्रेकिंग के साथ नया सवेरा की कर रहे हैं शुरुआत। 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर बड़ा हमला होगा, ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। ईरान के सभी बड़े नेता मारे गए हैं। राष्ट्र के नाम उन्होंने जो संबोधन दिया उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान के जो बड़े नेता हैं वो सब मार गिराए गए हैं। जल्द ही ईरान में हम अपना काम तमाम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मुख्य रणनीतिक लक्ष्य था ईरान के खिलाफ वो लगभग पूरे हो गए हैं। ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता खत्म हो गई है, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब देश के नाम संबोधन दिया तो उन्होंने और भी बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कभी भी परमाणु प्रोग्राम को सफल नहीं होने दूंगा। ये बात वो ईरान को लेकर कह रहे हैं। जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत हुई थी तब भी उन्होंने ये कहा था कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत इसलिए हो रही है कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है और वो हम कोशिश सफल नहीं होने देंगे। ऐसे में ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर भी बड़ी बातें उन्होंने कही। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जे को अमेरिका सपोर्ट करेगा। इन्होंने कहा है कि हॉर्मुज़ पर अब जो इसको कब्जा करना है वो कर ले, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। और सहयोगी जो है जिनको उससे तेल चाहिए, गैस चाहिए, वो अपना देख ले, क्योंकि हमें हॉर्मुज़ की जरूरत नहीं है। हम ईरान से कोई डील नहीं करने वाले। जिस वार्ता के बारे में पहले बात हो रही थी तो वो अब कह रहे हैं कि हम ईरान से कोई डील नहीं करने वाले और सैन्य लक्ष्य हासिल करने के अब हम काफी करीब पहुंच चुके हैं, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। आइए सुनवाते हैं आपको डोनाल्ड ट्रंप ने जब देश के नाम संबोधन दिया तो क्या बड़ी बातों का जिक्र किया। Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the Strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will
resume the flowing and the gas prices will rapidly come back down. Stock prices will rapidly go back up. They haven't come down very much, frankly. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. तो साफ तौर पर आपने डोनाल्ड ट्रंप को सुना। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते और ये युद्ध चल सकता है और रणनीतिक तौर पर जो लक्ष्य पार करने थे वो हम पहले ही कर चुके हैं। साथ ही जो सैन्य शक्ति है वो ईरान की कमजोर कर दी गई है, कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है और जल्द ही ईरान पे हम अपना काम तमाम करेंगे। बिल्कुल, यानी कि राजनीतिक जो शीर्ष नेतृत्व है उसे भी समाप्त कर दिया गया है और साथ ही साथ जिस तरह से ईरान की सेना है उसे भी खत्म करने की कोशिश की गई है, ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता को खत्म किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात साफ तौर पर कही कि कभी भी परमाणु प्रोग्राम को सफल नहीं होने दूंगा, यही मेरा लक्ष्य है। तो इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, हमने डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन को सुना, कई बड़ी बातों का जिक्र यहाँ वो कर रहे हैं। 1 महीना बीत चुका है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आना कि 2 से 3 हफ्ते और ये युद्ध चल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि रणनीतिक तौर पर जो हमने लक्ष्य पूरे करने थे वो तो हमने कर लिए। तो क्या कुछ आउटकम निकाला जाए जो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बातें कही हैं? अगर आउटकम की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोई नई बात तो यहाँ पर बोली नहीं है। वो वही बात बोलते रहे हैं जो पिछले जब से युद्ध शुरू हुआ है लगातार वो जिस तरह के बयान देते रहे हैं उन्हीं सबको यहाँ पर उन्होंने रिपीट किया है। और जो उनका ये संबोधन था इसको अगर हम देखें तो इस पे कुछ कुछ सवाल उठ रहे थे, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप पे या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे, उन सवालों का जवाब देने की कोशिश की गई है। एक तो वहां पर अमेरिका में बार बार ये पूछा जा रहा था कि इस युद्ध की जरूरत क्या थी। तो अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बताया है कि युद्ध की जरूरत क्या थी, ईरान पर हमला करना कितना जरूरी था। और दूसरा वो बार बार ये बता रहे हैं कि ये युद्ध जीता जा चुका है। आज भी उन्होंने कहा कि इस युद्ध को जीता जा चुका है, अब कुछ थोड़ा बहुत टारगेट रहे हैं जिनको अचीव करना है। और तीसरा वो ये कहते हैं कि ये युद्ध जल्द समाप्त हो जाएगा, अगले 2-3 हफ्ते और लगेंगे इसमें, क्योंकि और आज तो उन्होंने इसको कंपेयर भी किया, चाहे दूसरे विश्व युद्ध से कंपेयर किया, कोरियन वॉर से कंपेयर किया, दूसरे युद्धों से उन्होंने कंपेयर किया। दरअसल उनके ऊपर बहुत दबाव है, जिस तरह की आर्थिक स्थिति इस युद्ध के बाद पूरी दुनिया को झेलनी पड़ रही है और खासकर अमेरिका में भी काफी जो गैसोलीन के दाम है वो काफी बढ़ गए हैं। अन्य क्षेत्रों में, चाहे हम कृषि के क्षेत्र में देखें या दूसरे क्षेत्रों में भी इसका असर दिखने लगा है। तो कहीं न कहीं ये दबाव है जिसको वो यहाँ पर अपने लोगों को एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्यों वो ये युद्ध कर रहे हैं और कितना लंबा ये चलेगा। साथ ही साथ ईरान के साथ जो बातचीत चल रही है उसमें कोई बड़ी सफलता अभी तक अमेरिका को मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और उधर ईरान की ओर से जो जवाब आ रहे हैं वो बिल्कुल इस तरह के जवाब आ रहे हैं कि जैसे कोई बातचीत चल ही नहीं रही है, ईरान किसी बातचीत के लिए तैयार नहीं है, ईरान पूरा लड़ने के लिए तैयार है। तो कहीं न कहीं आज जो ये संबोधन है ये ईरान पर भी एक तरह का दबाव बनाने की उनकी कोशिश है। लेकिन इतना साफ है कि अगले 2-3 हफ्ते ये अभी युद्ध और चलेगा और अमेरिका दावा कर रहा है कि उन्होंने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव वहां पर पूरे कर लिए हैं। लेकिन जो उन्होंने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव रखे हुए थे वहां पर, चाहे हम वहां पर जो परमाणु संस्थाओं को खत्म करने की बात, उसमें अमेरिका बहुत हद तक सफल रहा है। जो सैन्य संस्थाएं हैं उनको खत्म करने में सफल रहा है। लेकिन जिस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा है अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर से, इजराइल या खाड़ी देशों में जिस तरह का रिटेलिएशन देखने को मिल रहा है, तो लगता है कि अमेरिका को वो बता रहे हैं अपने लोगों को कि अभी 2-3 हफ्ते और लगेंगे। लेकिन जिस तरह के हालात हैं इसमें अगर अमेरिका पूरी तरह से ईरान से लड़ना चाहता है तो ये काम 2-3 हफ्तों में तो नहीं होगा, इसमें महीनों लगेंगे। चंद्रशेखर, यानी कि ये समझा जाए कि अमेरिका में जिस तरह से अंतर्कलह देखने को मिल रही है या फिर द्वंद्व जो सामने आ रहा है उसे कहीं ना कहीं शांत करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन के माध्यम से की। और साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि संबोधन के बाद क्या बाजार में किसी तरह का कोई परिवर्तन आता हुआ नजर आएगा?
बिल्कुल बाजार की अगर बात करें तो हम लगातार देखते रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जैसे ही बयान देते हैं उसके बाद बाजार में काफी असर दिखता है। और आज भी हम देख रहे हैं कि जैसे ही उनका बयान आया उसके बाद कच्चे तेल के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जहां जहां बाजार अभी खुलने वाले हैं या खुले हैं वहां भी बाजारों में मंदी आ सकती है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। तो ये तो एक असर है जो लगातार प्रेसिडेंट ट्रम्प बयान देते हैं, उसका असर बाजारों पर पड़ता है। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका एक तरह से ईरान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान की ओर से जो जवाब आ रहे हैं वो कहीं न कहीं इसी तरह के जवाब हैं कि ईरान पूरा लड़ने के लिए वहां पर तैयार है। और दूसरी चीज, जब आप युद्ध शुरू करते हैं, अमेरिका जी। ने ये युद्ध जब शुरू किया, एक रणनीति बनाई, प्रेसिडेंट ट्रम्प के नेतृत्व में एक रणनीति बनी। लेकिन द मोमेंट आप युद्ध शुरू करते हैं तो युद्ध आपके कंट्रोल में नहीं रहता। अगर युद्ध आपके कंट्रोल में रहता है तो आप बहुत बड़े विनर माने जाते हैं। और यहाँ पर अब ये देखिए कि ये युद्ध अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है उतना, जिस तरह से युद्ध चल रहा है। जिस तरह की रणनीति अमेरिका ने बनाई थी वो सारी रणनीतियां यहाँ पर फेल हो गई हैं। अमेरिका ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि और ईरान यही इस तरह वजह है चंद्रशेखर की डोनाल्ड ट्रंप को इतनी कड़ी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। लेकिन इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको अपने दर्शकों को तो बता दें कि ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 4% बढ़ गई है। और यही हमारे संवाददाता भी कह रहे थे कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन आता है उसके बाद बाजारों में उथल पुथल देखने को मिलती है। और इस समय की बड़ी खबर यह है कि ट्रंप के संबोधन के बाद तेल के दाम बढ़ गए, जहां ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 4% बढ़ी है। तो जिस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो ये युद्ध करीब 1 महीने को पार कर चुका है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो संबोधन राष्ट्र के नाम आया, उसके बाद बाजारों में कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 4% बढ़ चुकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्र के नाम संबोधन और इस संबोधन के बाद तेल के दाम बढ़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस संबोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है वो लगातार जारी रहेगा और ब्रेंट क्रूड की कीमत की अगर हम बात करें तो 4% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ट्रंप के संबोधन के बाद तेल के दाम बढ़ते हुए नजर आए हैं। चंद्रशेखर, हम आपसे यही बात कर रहे थे और आप यही बता रहे थे कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगियों को लेकर भी बड़ी बातें करी हैं। हमने कल ही देखा जब फ्रांस को उन्होंने असहयोगी बताया और फ्रांस ने अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी थी, जिससे ट्रंप जो थे वो गुस्सा गए। और आज भी उन्होंने यूरोपीय देशों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। नेटो को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ एक कागजी शेर है। युद्ध अमेरिका ने शुरू किया, प्रेसिडेंट ट्रम्प के नेतृत्व में ये युद्ध शुरू हुआ, लेकिन इस युद्ध पर अब अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं है। जिस तरह से ये युद्ध आगे बढ़ रहा है इसमें अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका ने कई ऐसी चीजें जो सोची भी नहीं होंगी वो इस युद्ध में हो गई हैं। और अमेरिका को युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। एक दौर वो भी आया था जब अमेरिका की ओर से कहा गया था नेटो के देशों को, यूरोप के देशों को कि आप आइए अपनी नेवी वहां पर भेजिए और होर्मुज को खोलिए। तो उन देशों ने मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को एक और ये झटका लगा और उसका लगातार वो गुस्सा निकाल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। हम देख रहे हैं कि वो नेटो पर, यूरोप के देशों पर लगातार हमले कर रहे हैं। और इसी के साथ एक ब्रिटेन के नेतृत्व में एक आज बैठक होने वाली है होर्मुज को खोलने को लेकर के, उस पे भी काफी सबकी नजरें बनी रहेंगी। हालांकि ये जो बैठक होने वाली है इसमें हॉर्मुज को खोलने के लिए किस तरह के कूटनीतिक और दूसरे कदम हो सकते हैं उस पर वहां पर विचार विमर्श होने वाला है। लेकिन ये साफ है कि हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका और अमेरिका के जो पारंपरिक सहयोगी थे उनके बीच में दरार काफी बढ़ गई है। ये दरार हमने पहले से देखी थी ग्रीनलैंड के वक्त पे या उसके बाद टैरिफ की हम बात करें, लेकिन इस बार ये दरार और बढ़ गई है। इसलिए लगातार प्रेसिडेंट ट्रम्प इन देशों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। बिल्कुल चंद्रशेखर, ये जो दरार है ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसको अमेरिका कैसे पाट पाएगा ये देखना होगा। इसके साथ साथ अगर हम खाड़ी देशों की भी बात करें तो खाड़ी देशों का रुख अब भविष्य में किस तरह का देख पाएंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि अमेरिका खुद लगातार ईरान के साथ जो संघर्ष कर रहा है वो तमाम बयान बदलता जा रहा है। ऐसे में खाड़ी देशों का ऑर्डर भी बदलता हुआ क्या भविष्य में हम देख पाएंगे? देखिए, अगर हम खाड़ी देशों की बात करें तो इस पूरे जो ये युद्ध चल रहा है इसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का हो रहा है तो खाड़ी देशों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि ईरान की ओर से ड्रोन फेंके जाते हैं, मिसाइल फेंकी जाती है, उनको खाड़ी देशों में इंटरसेप्ट कर लिया जाता है।
लेकिन आप पूरे इसको होलिस्टिक अप्रोच में देखें तो खाड़ी देशों में जो वहाँ पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमले हुए हैं। खाड़ी देशों की बैकबोन है ये एनर्जी, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं। वहाँ पर टूरिज्म कमजोर हुआ है, वहाँ पर इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है। तो बहुत ज्यादा इसका जो नुकसान है वो खाड़ी देशों पर देशों को हो रहा है। और खाड़ी देश लगातार ये दबाव भी बना रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि इस युद्ध को खत्म किया जाए। लेकिन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अमेरिका के कंट्रोल में ये युद्ध नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका अगर ईरान के ऊर्जा संस्थानों पर हमला करता है तो ईरान खाड़ी देशों के ऊर्जा संस्थानों पर हमला करता है। तो कहीं ना कहीं स्थिति ये काफी विकट बनी हुई है। ऐसे में 2-3 हफ्ते का समय प्रेसिडेंट ट्रंप जरूर बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और जो पेंटागन है उसके दिमाग में कोई ऐसा प्लान है कि ये लंबे समय तक वहां पर रह सकते हैं, आगे अपनी जमीनी सेना भी वहां पर उतार बिल्कुल। सकते और हैं। इसी वजह से और जब इसी 28 तरह फरवरी को ये युद्ध शुरू ग्राउंड हुआ था बना रहे हैं। चंद्रशेखर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 3 से 4 हफ्ते तक ये युद्ध चलेगा। लेकिन अब जब ये 1 महीने को पार कर चुका है तब भी वे ये कह रहे हैं कि 3 से 4 हफ्ते ये और युद्ध चलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति को जानना बड़ा असंभव सा लगने लग गया और मुश्किल लगने लग गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान से लगातार कहीं ना कहीं पलटते रहते हैं। फिलहाल चंद्रशेखर, राष्ट्र के नाम जो उन्होंने संबोधन दिया तो उससे कई आउटकम यहां निकाले जा रहे हैं। तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही खबर में बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों की समीक्षा करने और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से संबंधित पहल पर विचार विमर्श करने के लिए सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति यानी कि सीसीएस की विशेष बैठक बुलाई। इस मुद्दे पर सीसीएस की यह दूसरी विशेष बैठक थी। पीएम ने देश में फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता और खरीफ और रबी फसलों के दौरान इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर भी चर्चा की है। निर्देश दिया गया है कि चल रहे संघर्ष के प्रभाव से नागरिकों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। और इसके साथ साथ संबंधित विभागों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वो वर्तमान वैश्विक स्थिति से प्रभावित नागरिकों और क्षेत्रों की समस्याओं को कम करने के लिए हर तरह से संभव उपाय भी करें। सीसीएस की हाई लेवल की बैठक आयोजित हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। जरूरी सामान की कीमतों पर लगातार नजर बनाए रखने की बात कही। साथ ही साथ खरीफ और रबी सीजन में उर्वरक की कमी किसी प्रकार से नहीं हो ये भी सुनिश्चित करने की बात प्रधानमंत्री ने कही और ये भरोसा भी जताया कि किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। बिजली सप्लाई मजबूत करने की तैयारी पर भी प्रधानमंत्री ने इस बैठक में जोर दिया। ईंधन दबाव कम करने पर भी इस महत्वपूर्ण सीसीएस बैठक में जोर दिया गया। तो सीसीएस की हाई लेवल बैठक हुई है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एलपीजी एलएनजी सप्लाई पर सरकार लगातार सतर्क है। 24/7 मॉनिटरिंग की जा रही है। कालाबाजारी हो या जमाखोरी हो उसको लेकर भी सरकार कड़े दिशा निर्देश दे रही है। राज्यों के साथ समन्वय बिठाया जा रहा है। इस समय कीमतें कंट्रोल रखने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ हमने हाल ही में देखा कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया। जहाजरानी, एविएशन और लॉजिस्टिक्स पर खास नजर इस समय केंद्र सरकार की है। तो छोटे उद्योगों को वैश्विक संकट से बचाने की रणनीति पर भी सीसीएस की हाई लेवल बैठक में मंथन किया गया। उत्पादों, सब्जियों और फलों की कीमतों की भी निगरानी लगातार की जा रही है। और इतना ही नहीं, हॉर्मुज से जहाजों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल और निरंतर राजनयिक प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसको लेकर भी इस सीसीएस की बैठक में चर्चा की गई। इसी के साथ नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तब बात करेंगे जनादेश की, जहां आगामी विधानसभा चुनाव में राज्यों में क्या हलचल चल रही है बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है एमडीएच किचन किंग से। आपका बॉस एमडीएच किचन किंग, असली किचन किंग। एमडीएच।
और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं चुनावी राज्यों में और आपको बताते हैं कि क्या कुछ राजनीतिक हलचल यहाँ पर हो रही है। जनादेश में सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां चुनाव से पहले कुछ हिंसक खबरें भी आ रही हैं। ताजा मामला मालदा के मोथाबारी का है, जहां प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने की मांग को लेकर 7 चुनाव पर्यवेक्षकों को रोक लिया। नौबत ऐसी आ गई कि हालात संभालने के लिए केंद्रीय बलों और पुलिस का सहारा लेना पड़ा और इसके बाद पर्यवेक्षकों को सही सलामत मालदा शहर वापस लाया गया। हालांकि पर्यवेक्षकों को तो सही सलामत लाया गया, लेकिन किस तरह से पश्चिम बंगाल में हालात बिगड़ रहे हैं, हिंसा और तनाव की तस्वीरें यहां पर सामने आ रही है, ये वास्तव में बता रही है कि ममता सरकार क्या वास्तव में पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराना चाहती हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कई सारे। मोताबारी में चुनाव पर्यवेक्षकों को रोका गया, प्रदर्शनकारियों का यहां पर हंगामा भी देखने को मिला है। तो बंगाल में हिंसा और तनाव से जुड़ी हुई तस्वीरें भी लगातार निकल करके सामने आ रही है। वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की जिद है, इस जिद पर अड़े हुए हैं कई लोग और इसी वजह से ये जो तनावपूर्ण तस्वीरें हैं ये सामने आ रही है। 7 चुनाव पर्यवेक्षकों को जबरन रोकने का काम किया गया, यानी कि किस तरह से चुनाव संपन्न कराने में अड़ंगा डाला जाया जा सकता है, उसकी तैयारी एक तौर पर ये देख सकते हैं कि केंद्रीय बल और पुलिस ने किस तरह से स्थिति को संभाली। हालांकि ममता बनर्जी लगातार हिंसा को कहीं ना कहीं भड़काती हुई अपने बयान के माध्यम से नजर है। पश्चिम बंगाल में अगर इस बार के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो कानून व्यवस्था एक बड़ा चुनावी मुद्दा है इस बार। और इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर केंद्रीय बलों को निशाना बनाया है। इससे पहले भी उन्होंने केंद्रीय बलों की आलोचना की है। लेकिन बुधवार की अगर हम बात करें तो बीरभूम के नानूर की सभा में उन्होंने खास तौर पर इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस के खिलाफ, तिब्बतन बॉर्डर के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और उन्होंने कहा कि आईटीबीपी के डीजी यहां आए थे। मैंने सुना है कि उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी महिलाओं की जांच की जाए, महिलाएं खुद इसका जवाब देंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मां बहनों से इतना डर, क्या तुम्हारे घर में मां बहन नहीं है? तो ममता बनर्जी का आईटीबीपी के लिए ये आपत्तिजनक बातें एक जनसभा में संबोधित करते हुए आई, जहां केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को ममता बनर्जी ने निशाना बनाया। और जब से विधानसभा चुनावों की कहीं ना कहीं तारीखों का ऐलान किया ममता बनर्जी को, इससे पहले एसआईआर से वे खफा थी और अब केंद्रीय बलों को अपने निशाने पर ले रही हैं। आईटीबीपी के लिए कई ऐसी बातों का जिक्र किया जिसको कहा जा रहा है कि वे आपत्तिजनक है और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को यहाँ ममता बनर्जी निशाना बनाते हुए नजर आ रही हैं। आइए आपको प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। ভোটের দিন আইটিবিটি অফিস ডিজি এসেছিল এখানে, আমি শুনলাম ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে সব মহিলাদের যেন চেক করা হয়, মহিলাদের গায়ে হাত দাও, মহিলারা বুঝে নেবে, আমি কিছু বলবো না। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी क्षेत्र भवानीपुर में आज सियासी पारा 7वें आसमान पर रहने वाला है, क्योंकि जब बीजेपी के दिग्गज नेता शुवेंदु अधिकारी यहां पर अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो यहां पर एक बड़ी रैली भी देखने को मिलेगी और उससे पहले एक रोड शो का आयोजन होगा और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह उनके साथ रहने वाले हैं, यानी कि पूरा शक्ति प्रदर्शन। तो पूरा शक्ति प्रदर्शन यहाँ देखने को मिलेगा। भवानीपुर सिर्फ एक सीट नहीं है, ये प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति का ये एक पावर सेंटर है, हाई वोल्टेज सीट इसे माना जा रहा है, क्योंकि सीधी सीधी टक्कर शुवेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी के बीच में है और बंगाल की सत्ता की दिशा तय करने वाली इस सीट को माना जा रहा है। पिछली बार के 2021 के चुनावों की बात करें तो ममता बनर्जी ने यहाँ से उपचुनाव जीता था, लेकिन इस बार बीजेपी ने मुकाबले को और अधिक आक्रामक और रोचक बना दिया है। आप ये समझिए कि शुवेंदु अधिकारी ने यहाँ के लिए अपना एक अलग वोट रिजोल्यूशन तैयार कर लिया है और वोट रेजोल्यूशन का अर्थ कहीं ना कहीं यह है कि वे अपना अलग से इस सीट के लिए उन्होंने अपना घोषणा पत्र निकाला, अपना संकल्प निकाला है और इस सीट पर वो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से स्थानीय मुद्दों को उन्होंने लाने की कोशिश की है और अब तक जो ममता बनर्जी की सीट रही उस पर किस तरीके से काम नहीं हुआ है, उस सीट पर उनको लेकर भी इन्होंने अपने अलग से घोषणा पत्र में ये बड़ी बातों का जिक्र किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल के मुसलमान अवैध प्रवासियों की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो नौकरियां नहीं मिल रही हैं जिन पर उनका हक है।
हमारे जो बंगाल के मुस्लिम हैं उनको बहुत ज़बरदस्त उन पर असर पड़ रहा है, क्योंकि जो नौकरी उनको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही है। जो सुविधाएं जो केंद्रीय सरकार हमारे मुसलमान भाई लोगों के भाई बहनों को देते हैं वो नहीं मिल रहा है, उनके बदले में उनको वो लेके चले जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य में एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने की 16 तारीख को चुनाव तिथियों की घोषणा के समय इस संबंध में निर्देश भी जारी किए थे और ये प्रतिबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत सभी प्रकार के मीडिया, जिसमें कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या फिर प्रसार का कोई अन्य माध्यम भी है, वो सभी शामिल हैं, इस पर लागू होगा। एग्जिट पोल पर यह प्रतिबंध 9 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 29 अप्रैल शाम 6:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। पश्चिम बंगाल के बाद अब बात कर लेते हैं असम की, जहां आज हैवीवेट नेता चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह तो दूसरी तरफ राहुल गांधी होंगे। अमित शाह नौगांव जिले के खालीबोर निर्वाचन क्षेत्र में असम गण परिषद के उम्मीदवार केशव महंता के समर्थन में आज दोपहर बाद 3 बजे मिसा हाई स्कूल में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस नेता कार्बी आंगलोंग के बोकाजान और जोरहाट जिले के तिताबोर में विशाल चुनावी रैलियों में भाग लेंगे। तो अमित शाह और राहुल गांधी आज चुनावी प्रचार करेंगे असम में, और इस समय राजनीतिक पार्टियों ने पूरी कमर कस ली, क्योंकि चुनाव की तारीख बेहद पास है और ऐसे में राजनीतिक पार्टी पूरी जोर आजमाइश के साथ जनता के समक्ष जा रही है और चुनावी वादों को कहीं ना कहीं उनके सामने रखने की कोशिश कर रही है। और इस समय हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता कोलकाता से जुड़ गए और मिलेश धेमाजी असम से जुड़ गए। सबसे पहले सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, यहाँ अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो राजनीतिक सरगर्मियां बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पर है। एक तरफ आज शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से अपना नामांकन भरेंगे, मेगा रोड शो होने वाला है और साथ ही साथ शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने ये केंद्र सैनिक अर्धसैनिक बलों के लिए ये सब क्या बातें कह दी? संध्या, देखिए आज का दिन बंगाल के चुनाव में जैसे कि आपने कहा कि काफी अहम है। आज गृह मंत्री अमित शाह भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी के नामांकन भरने के लिए आ रहे हैं। वो एक रोड शो भी करेंगे हाजरा मोड़ से अलीपुर सर्वे बिल्डिंग तक, और जहां तक मुझे जानकारी है कि ये रास्ता मुख्यमंत्री के जो निवास है उसके ऊपर ही ये रोड शो जाएगा। तो उसके चलते भी काफी इंटरेस्टिंग होगा ये रोड शो, पॉलिटिकल अगर माइलेज की बात कहें तो। और दूसरी ओर ये है कि भवानीपुर के लिए शुभेंदु अधिकारी ने और भाजपा ने इस बार एक अलग ही कौशल लिया है, क्योंकि भवानीपुर केंद्र के लिए अलग से शुभेंदु अधिकारी ने एक संकल्प पत्र कह सकते हैं, या फिर भवानीपुर के वोटर्स के लिए उनका कमिटमेंट कि वो अगर जीतते हैं भवानीपुर सीट से तो वो क्या करेंगे भवानीपुर के लिए। तो इसका एक अलग से संकल्प पत्र निकला है, और जिसमें स्वास्थ्य की बात किया गया है, क्योंकि उसी क्षेत्र में जो बंगाल की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल है एसएसकेएम, जिसको एम्स के साथ तुलना की जाती है, वो पड़ता है। वहां पे कहा गया है कि दलाल राज खत्म करेंगे, स्वास्थ्य परिषेवा सुनिश्चित करेंगे, और साथ ही साथ जो भवानीपुर के जो अवैध निर्माण है उनको खत्म करेंगे, और भवानीपुर के जो सांस्कृतिक जो क्षेत्र है, आदि गंगा वहां से बहती है, उसकी भी संस्कार की बातें की गई है। और दूसरी ओर यह ममता बनर्जी की बयानबाजी जो लगातार बिगड़े बोल ममता बनर्जी के मुंह से निकल रहा है। और कल तो उन्होंने केंद्रीय वाहिनी सेंट्रल फोर्स के एकदम आईटीबीपी डीजी को अटैक कर दिया, और उसी के चलते उन्होंने जिस तरीके से इस बात को कहा कि फिर एक बार महिला को सामने लाकर उन्होंने कहा कि महिलाएं इसका जवाब देंगी, तो इसको माना जाता है कि भड़कालू बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रही है ममता बनर्जी। वो लगातार बयानबाजी कर रही है, और कल ये बीरभूम का नानूर क्षेत्र था, तो उसके हिसाब से भी इस बयान को काफी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और साथ ही साथ कल मालदा में जो हुआ, मालदा के सुजापुर में करीब 10 घंटा तक नेशनल हाईवे राष्ट्रीय मार्ग को रोका गया, वहां पे अवरोध किया गया, और इसके चलते काफी लोगों को दिक्कत हुआ। नेशनल हाईवे इतना अहम रास्ता है कि वहां से काफी सारे लोग जाते हैं। साउथ बंगाल से दक्षिण बंगाल, पूर्वी भारत को जोड़ने वाला रास्ता है। और जो जुडिशियल जो ऑफिसर्स है, 7 जुडिशियल ऑफिसर्स जिसमें 3 महिलाएं थे, उनको भी 8-9 घंटे तक
कालिया चौक के जो बीडीओ ऑफिस है वहां पे घेराव करके रखा गया। और इन सारी बातों को लेकर बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत, ऑब्जर्वेशन के तहत ये जुडिशियल ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। आज वो भी सुरक्षित नहीं है। बंगाल में वहां पे महिलाएं थे, रात भर 9 घंटे तक एक जगह पे घेराव होकर रहना, और साथ ही साथ कोलकाता हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने चिट्ठी दिया, डीजी से रिपोर्ट मांगा चुनाव आयोग ने। तो इतनी सारी बातें बंगाल में हो रही है, तो बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है उसको लेकर फिर एक बार सवाल खड़ा कर रही है। सबसे बीजेपी का कहना है असल में ममता बनर्जी जिस तरह से पब्लिक रैलीज में भड़कालू बयान दे रही है, और इसके साथ वो बयान जो मार्च के पहले वीक में ममता बनर्जी ने दिया था कि अगर एक समुदाय एकजुट हो जाता है तो 1 सेकंड लगेगा, तो एक समुदाय कल बिल्कुल सौरभ, यानी कि अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज शुभेंदु अधिकारी के पर्चे की चर्चा है, और वहीं अगर हम ममता बनर्जी के बयानों को देखें तो घमासान और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी उर्मिलेश भी जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, अगर हम असम की बात करें तो देखिए चाय पर चर्चा तो अक्सर होती है, लेकिन चाय की चर्चा असम से कीजिए। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ राजनीतिक माहौल देख पा रहे हैं आप चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे जो है मतदान के दिन नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर जो सियासी पारा है कहीं ना कहीं चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और काफ़ी दिलचस्प यहाँ पे जो है इस समय जो है चुनाव जो है अपने मोड़ पे है। ये जो आज की अगर बात की जाए तो आज भी जो है तमाम राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक जो है उतरेंगे मैदान में, अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट मांगेंगे, तब चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। अगर कल की बात करें तो कल प्रधानमंत्री यहाँ पर थे, प्रधानमंत्री ने कल यहाँ पर 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका यहाँ पर कल जो है मैदान में उतरी थी। तो निश्चित तौर से जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, तमाम जो राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दलों ने भी जो आजमाइश जो है तेज कर दी है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप के अलावा जो है यहाँ पर बात की जाए तो वोटरों को लुभाने की जो है यहाँ पर तमाम उम्मीदवार जो है कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बात अगर ऊपरी आसाम की करें, आज हम ऊपरी आसाम में है, तो ऊपरी आसाम में पिछली बार सबसे अधिक सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, और इस बार देखना होगा कि ये ऊपरी आसाम में क्या समीकरण बनते हैं, किस तरीके से जनादेश देते हैं। वहीं अगर बात की जाए असम के पूरे भौगोलिक की, तो यहाँ पर जो है आधी आबादी के आधा ही वोट हैं ये कह सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर कुल मतदाता हैं वो 2 करोड़ जो है 50 लाख के आसपास है। ऐसे में आधी आबादी के 1 करोड़ 25 लाख के आसपास जो है यहाँ पर जो है मतदान वो करेंगे आधी आबादी। तो ये आधी आबादी इस समय जो है किधर जाएगी और किसकी दिशा तय करेगी, क्योंकि पूरा चुनाव निर्भर करता है महिलाओं पे, आधी आबादी पे। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीतिक दल कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही देखा भी जा रहा है। तब चाहे भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो हो, संकल्प पत्र, या फिर कांग्रेस का गारंटी पत्र हो, दोनों के केंद्र में जो है यहाँ पर महिलाएं हैं। तो इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प जो है आसाम से देखने को मिलेगा। बिल्कुल दिलचस्प होता जा रहा है यहाँ चुनावी प्रचार, और बड़े बड़े नेता अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और जोर आजमाइश पूरी तरीके से जारी है। समय आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है और वार पलटवार यहाँ करे जा रहे हैं। तो चुनाव जो है, चुनावी समर इस समय बहुत ही रोमांचक हो चुका है। तमाम जानकारियों के साथ सौरभ और उर्मिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ आंध्र प्रदेश लिए चलते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। आज संसद में ये खबर सामने आने वाली है, क्योंकि लोकसभा में कल आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास होने के बाद आज राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा, और सरकार की कोशिश होगी कि इस महत्वपूर्ण बिल को पारित करा लिया जाए। दरअसल इस विधेयक के जरिए अमरावती को राज्य की स्थायी राजधानी बनाने की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। 2014 में राज्य के विभाजन के बाद राजधानी को लेकर लंबे समय से असमंजस बना हुआ था। कभी 3 राजधानी मॉडल की चर्चा तो कभी अलग अलग राजनीतिक दावे किए गए, लेकिन अब केंद्र सरकार इस संशोधन के जरिए तस्वीर साफ करना चाहती है। तो आज राज्यसभा में ये बिल पास होने के बाद अमरावती को कानूनी तौर पर अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी का दर्जा मिल जाएगा। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की भी ये बहुत पुरानी मांग रही है, और अगर ये बिल पास होता है तो ये मांग पूरी होती हुई नजर आएगी। तो आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज आखिरी दिन है, जिसमें आज ये अहम बिल
जिसकी चर्चा और पारित करने के लिए आज उसे रखा जाएगा, जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन बिल है, जिसकी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी कई समय से मांग कर रहे थे। निवेश और रोजगार के अवसर इस बिल के अगर पारित हो जाता है तो उसके बाद ये अवसर बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। कानून बनने के बाद अमरावती होगी अब आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी। अगली खबर, लोकसभा में आज सीएपीएफ सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। फिर चर्चा के बाद इसे पारित करा लिया जाएगा। ये बिल कल राज्यसभा में पारित हुआ है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों की सेवा शर्तों और पदोन्नति से जुड़े बिल पर सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि कानून बनने के बाद इन बलों का बेहतर प्रबंधन होगा और कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। विधेयक पर चर्चा के दौरान कई विपक्षी सदस्यों ने आईपीएस की तुलना में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों को देर से पदोन्नति मिलने का मुद्दा उठाया था। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इस विधेयक के प्रावधानों से इस तरह के बलों के अधिकारियों की पदोन्नति में ठहराव आएगा और साथ ही साथ उनके अवसर कम होंगे। तो अहम आज सूचीबद्ध है विधायी कामकाज। भर्ती प्रक्रिया को अधिक सक्षम और समयबद्ध बनाने के लिए किए गए सुधारों के परिणाम स्वरूप जहां पहले भर्ती प्रक्रिया में लगभग 1.5 से 2 साल वर्ष लगते थे, उलझी हुई प्रक्रिया होती थी, वहां अब सुगम हुई है प्रक्रिया। प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार किए गए हैं। प्रशिक्षण सुधार और आधुनिकीकरण के कारण आज हमारी सीएपीएफ बहुत सशक्त बनी है। और इस खबर पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, संसद का जो बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है उसका आज अंतिम दिन है और ऐसे में अगर हम आज के कामकाज की बात करें तो 2 महत्वपूर्ण बिल हैं, जहां सीएपीएफ है जिसे पारित कराने की सरकार की कोशिश होगी सत्ता पक्ष की, तो वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश पुनर्गठन से जुड़ा हुआ बिल भी महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल दोनों ही जो विधेयक हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसमें हम बात करें तो सीएपीएफ जो बिल है वो तो पहले ही राज्यसभा से पास हो चुका है, अब उसे लोकसभा से आज उसको पारित कराना है। दूसरा जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल है वो भी पास हो चुका है लोकसभा से और उसको आज राज्यसभा से कराना है। कुल मिलाकर देखें तो विपक्ष का बहुत ज़्यादा इन विधेयों को लेकर आपत्ति नहीं है। कुछ नियमों में बदलावों को लेकर आपत्ति ज़रूर थी, लेकिन इन दोनों ही बिलों को सरकार ने चर्चा के बाद पारित कराया है और अच्छी बात यह है कि दोनों ही सदनों के अंदर अलग अलग बिलों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। जहां तक सीएपीएफ बिल की बात है तो निश्चित तौर पर कल तो जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने तो इस बिल के प्रावधानों पर बात करते हुए और जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय जो सशस्त्र बल हैं, पुलिस बल हैं, उनको मजबूत किया गया। उनके जो प्रोन्नति और भर्ती के जो नियम है उनको पहले से और आसान सरल बनाया गया है, पारदर्शी बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है उनके प्रशिक्षण को लेकर, क्योंकि ज़्यादातर नक्सल प्रभावित इलाकों पर जो है सुरक्षा बल रहते हैं, ऐसे में उनके प्रशिक्षण को और ज़्यादा पहले से बेहतर किया गया है। उन्हें आवास जैसी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं, जहां उनकी पोस्टिंग होती है उसी के आसपास उपलब्ध कराने के जो प्रयास हैं वो लगातार और आगे भी चल रहे हैं। दूसरा, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन जो बिल है, निश्चित तौर पर इस पर एक काफ़ी, हम कहें तो एक संशय काफ़ी दिनों से बना हुआ था और प्रदेश के अंदर इस की जो राजधानी अमरावती है एक तरीके से उसे कानूनी दर्जा दिया गया है। हालांकि अमरावती से ही अभी भी कामकाज चल रहा था, लेकिन विशाखापट्टनम को लेकर काफ़ी संशय बना हुआ था। कुछ कामकाज विशाखापट्टनम होता था और राज्य के कुछ राजनीतिक दलों की भी मांग थी कि विशाखापट्टनम को बना दिया जाए, अमरावती को बना दिया जाए। तो कुल मिलाकर ये विवाद कोर्ट तक, अदालतों तक भी गया था, लेकिन अब इसको एक कानूनी रूप दे दिया गया है और अमरावती ही राजधानी होगी। देखिए, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा जब किसी भी तरह का स्थायित्व आता है, अब एक राजधानी अमरावती में होगी तो इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट आएगा, बड़ी आईटी कंपनीज इसके अंदर आएंगी और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रशासनिक कार्य अलग अलग जिलों के अंदर था वो अब एक ही जगह सेंटर प्लेस पर होगा और लोगों को भी, जो आम जन है प्रदेश के, उनको भी सुविधा होगी। तो कुल मिलाकर जनता से, दोनों ही जनता से जुड़े हुए विधेयक हैं और दूसरा जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके मनोबल को और ऊंचा करेगा ये विधेयक सीएपीएफ बिल। तो कुल मिलाकर हम अगर पूरे बजट सत्र के बिल्कुल इस दूसरे चरण को देखें तो काफी अच्छा कामकाज इस सत्र में देखने को मिला है। हालांकि कुछ मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला। के दूसरे चरण का आखिरी दिन है और बजट सत्र जब होता है तो 2 चरणों में होता है। दोनों चरणों को अगर मिलाकर देखें और आज का दिन देखें तो क्या प्राइवेट मेंबर बिजनेस, क्योंकि आज आखिरी दिन है, तो प्राइवेट मेंबर बिजनेस क्या आज लेकर आया जाएगा और उत्पादकता के लिहाज से दोनों चरणों को देखें तो किस तरीके का रहा दोनों सदनों का कामकाज?
देखिए, यही बिल्कुल दोनों सदनों का ही और दोनों चरणों में ही एक बेहतर कार्य देखने को ज़रूर मिला। और हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो पहला चरण होता है उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है। हालांकि उस दौरान हमने देखा कि पश्चिम एशिया की जो स्थिति अभी बनी है तो दूसरे चरण को लेकर काफ़ी हंगामा तो इस पर देखने को मिला है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष ने और जो चेयरमैन हैं राज्यसभा में, उन्होंने जो है पूरे दिन संसद को कई बार बाधित होने के बाद भी बार बार उसको चलाने की कोशिश करी। सर्वदलीय बैठकें बुलाई और विपक्ष के लोगों से भी बातचीत की कि आप जिन मुद्दों पर भी चर्चा करना चाहते हैं उनको लिया जाएगा, उसके लिए वो जो है नोटिस दें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले से ही संध्या कार्य सूची पहले से ही लिस्टेड होती है तो सदन की सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि पहले उस कार्य सूची को पूरा कर लिया जाए। और विपक्ष क्या होता था कि बार बार स्थगन प्रस्ताव लेकर आता था कि इस चर्चा को पहले करा लिया जाए, जो उनकी मांग होती थी किसी मुद्दे को लेकर। तो बार बार लोकसभा अध्यक्ष यही कहते थे कि भाई देखिए, सभी मुद्दों पर चर्चा होगी और विपक्ष की भी जिम्मेदारी पूरी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा का ये एक मंच है। और हमने देखा कि दोनों ही सदनों में विपक्ष को भी पूरा मौका दिया गया। पश्चिम एशिया के अंदर भी चर्चा हुई, महत्वपूर्ण दूसरे मुद्दे थे उन पर भी चर्चा हुई। तो पिछले दोनों ही सत्रों को अगर हम देखें तो काफी कामकाज हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रश्नकाल, शून्यकाल और प्राइवेट मेंबर बिल सभी को लिया गया। प्रस्ताव पर चर्चा हो तो भी कई घंटे की चर्चा यहाँ कराई गई। ऐसे में विपक्ष लगातार व्यवधान जरूर करता है, लेकिन उत्पादकता के लिहाज से देखें तो दोनों चरण बेहद ही उत्पादक रहे हैं दोनों सदनों के लिए। फिलहाल अनुज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मिशन कर्मयोगी की, क्योंकि मिशन कर्मयोगी को 5 साल पूरे हो चुके हैं। नागरिक केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से इस पहल ने सिविल सेवकों को अधिक नागरिक उन्मुख बनाने की भूमिका निभाई है। साधना सप्ताह भी इस मिशन को और मजबूती प्रदान कर रहा है। 2 million civil servants have been trained, and this program during the Sadhana Saptah is going to be launched across the nation through the states. And before long, I think the whole country will be saturated with this message. And that is the way we can bring about change. Mission Karmayogi has found that sweet spot where we can combine tradition, we can combine technology, and definitively ensure the tangible outcome of citizen-centric governance. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात होगी समाचार पत्रों की। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं समाचार पत्रों की दुनिया में और आपको बताते हैं कि आज कौन कौन सी खबरें प्रकाशित हुई हैं। और जिस पहली खबर की बात हम कर रहे हैं, बेहद ही अनूठी पहल है, क्योंकि अपनी पेंशन से बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं रंजीत और बांट रहे हैं संस्कार। सीतापुर की यह खबर है। जब बात बच्चों की शिक्षा की होती है ना और भविष्य की होती है, तो उत्तर प्रदेश में सीतापुर के रंजीत दास एक ऐसे उदाहरण के रूप में देखे जा रहे हैं और जिन्होंने अपने जीवन की कमाई बच्चों के भविष्य को सुधारने में लगा दी है और उपहार में देते हैं महापुरुषों की जीवनियों और प्रेरणादायक कहानियों का संकलन। तो ये बड़ा ही एक प्रेरणादायक स्टोरी है और आगे भी लोगों को प्रेरणा दे रही है। और रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का और आपको बताते हैं कि स्क्रीन की बढ़ती हुई संगत किस तरह से बच्चों के लिए बन रही है संकट। जी हाँ, ये खबर बता रही है कि मोबाइल और कंप्यूटर की लत बच्चों को बीमार कर रही है और अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बच्चों में ऑटिज्म जैसी बीमारियों के लक्षण भी नजर आने लगे हैं। तो सतर्क रहिए, अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को जरा देखिए। अगर वो ज्यादा है तो उसे कम करने की कोशिश आपकी है, यानी कि पेरेंट्स की। बिल्कुल। और आज तो वर्ल्ड ऑटिज्म डे भी है, तो ऐसे मौके पर ऑटिज्म से जुड़े जो बच्चे हैं उनके साथ संवेदनशीलता अपनाने की बहुत ज़रूरत है। और अगली खबर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये है कि मेट्रो से जुड़ी खबर है। हालांकि मेट्रो का विस्तार बहुत हो गया है, दुनिया की तीसरे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है भारत, लेकिन
मेट्रो की कई वीडियोस भी ऐसी आती है सोशल मीडिया पे जो बेहद वायरल होती हैं। और ये वीडियो कैसी होती है? ये वीडियोस होती है मतभेदों की, लड़ाइयों की, और लोग अपना आपा खो देते हैं मेट्रो में जब वे सफ़र कर रहे होते हैं। तो अगर बात करें कुछ डेटा की, तो हंगामा करने वाले लोगों की संख्या आपको बताएं, पिछले साल की तो 2468 लोगों पर जुर्माना जो है वो हुआ है। दिल्ली मेट्रो में मामूली बातों पर बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, कहासुनी हो जाती है और फिर मारपीट भी हो जाती है, जिसके कई वीडियोस वायरल होते हैं। और इसको लेकर डीएमआरसी को लगातार कंप्लेंट्स आती है। ऐसे में अगर पिछले 6 महीनों के आंकड़ों की बात करें तो 2468 यात्रियों पर इस समय जुर्माना लगाया जा चुका है मेट्रो के द्वारा। तो मौसम का तापमान बढ़ रहा है, लेकिन आप अपने दिमाग का तापमान संतुलित रखिए। रुक करते हैं अगली खबर का और आपको बताएं कि जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही दवा अब आप खरीद सकेंगे। हालांकि इसके लिए तैयारियां शुरू की गई हैं। जल्द ही मरीजों और उनके परिजनों के लिए दवा का पूरा पता, यानी कि जो आपको स्ट्रिप खरीदने की बाध्यता होती थी वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसके लिए आपको बता दें कि स्ट्रिप काटकर दवा बेचने की अनुमति अब दी जा सकती है। और मामले से जुड़े 2 वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से आज एक खबर प्रकाशित की गई है जो बता रही है कि एक जो प्रस्ताव आया है उस पर दवा नियामक भारतीय औषधि महानियंत्रक की बैठक में चर्चा हुई है। तो अगर आज के समाचार पत्रों की बात करें तो ये कुछ प्रमुख ऐसी खबरें हैं जिन्हें अखबारों के अलग अलग पन्नों में आज जगह मिली है। और आइए बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नाम एक और नई उपलब्धि दर्ज हो चुकी है। जी हां, नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कर दिया है। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से भारतीय समय अनुसार सुबह 3:54 पर SLS यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम ने उड़ान भरी। साल 1972 में अपोलो 17 के बाद यह पहला मौका है जब कोई इंसान पृथ्वी की निचली कक्षा को पार कर चांद के करीब पहुंचा है। और देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 4 सदस्यों के नाम देख रहे हैं जो आर्टेमिस 2 मिशन पर गए हैं। और विक्टर ग्लोवर है जो पायलट है, इसके साथ क्रिस्टीना कोच है जो मिशन स्पेशलिस्ट है, और साथ ही साथ कनाडा के भी एक एस्ट्रोनॉट है जो यहाँ इस मिशन पर गए हैं। जेरेमी हैंसन है जो मिशन स्पेशलिस्ट है, और इसके साथ जिस चौथे सदस्य का नाम है वो है रीड वाइजमैन जो मिशन कमांडर है। तो नासा को एक बड़ी उपलब्धि यहाँ हासिल हुई है। आर्टेमिस 2 मिशन से 4 यात्री इस मिशन के तहत चांद के चारों ओर चक्कर लगाएंगे और फिर वापस धरती पर सकुशल लौटेंगे। ये मिशन आपको बता दें कुल 10 दिन का है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं तकनीक की दुनिया में और बात करते हैं टेकटॉक की। और टेकटॉक की बात करें तो कैंसर के इलाज में भारत ने एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल कर ली है। 2 साल पहले मुंबई में देश की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी लॉन्च की गई थी। CAR-T सेल जीन थेरेपी नेक्स्ट CAR-19 नाम की ये नई तकनीक अब कैंसर मरीजों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। साल 2024 में भारत ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जब देश की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी लॉन्च की गई। इस अत्याधुनिक तकनीक को बायोटेक स्टार्टअप के सहयोग से विकसित किया गया। इस शोध का नेतृत्व वैज्ञानिक और उनकी टीम ने किया। 2 साल में ये थेरेपी खास तौर पर ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के इलाज में प्रभावी साबित हो रही है। ये कार्डिसेल थेरेपी जो अभी हम इस्तेमाल करते हैं ये ऐसे मरीजों में यूज़ करते हैं जिनका जो नॉर्मल कीमोथेरेपी देने के बाद भी बीमारी लौट के आ गई है या जिस पे कीमोथेरेपी ने काम नहीं किया है। तो इन मरीजों में जनरली औसतन हम जो रिस्पांस देखते हैं जनरली कुछ महीनों तक ही बीमारी काबू में रहती है। तो वैसे मरीजों में लगभग हमने देखा कि 50 से 60% मरीजों में बीमारी ठीक हुई है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम लागत है। विदेशों में CAR-T थेरेपी की कीमत कई करोड़ रुपए तक होती है, जबकि भारत में विकसित ये थेरेपी उससे काफी कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। इसी वजह से अब विदेशों से भी मरीज भारत आकर इस इलाज का लाभ लेने लगे हैं। पिछले 2 वर्षों में इस थेरेपी के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। कई मरीजों में बीमारी के लक्षणों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है और कई मामलों में लंबे समय तक रोग नियंत्रण संभव हुआ है। पूरे देश में यदि आप देखेंगे सारे कोने पूरे देश के 90 से ज़्यादा हॉस्पिटल ऐसे हैं और जहाँ से 300 से ज़्यादा डॉक्टर जिन्होंने इस थेरेपी का एटलीस्ट एक बार यूज़ किया है। उन्हें 700 के आसपास पेशेंट किए हैं पूरे देश में इन पिछले 2 से 2.5 साल में। अब वैज्ञानिक इस थेरेपी को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI
और उन्नत बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इसे और अधिक सटीक, प्रभावी और किफायती बनाने पर शोध कर रही है। हम कैसे सही पेशेंट का चुनाव कर पाए, जिससे जो भी पेशेंट इस थेरेपी का इस्तेमाल करता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो पाए और उसकी टॉक्सिसिटीज़ और जो भी एडवर्स इवेंट्स होते हैं उनको हम पहले से ही प्रिडिक्ट करके उस पर सही एक्शन ले पाए। विशेषज्ञों का मानना है कि और दिल्ली पुलिस ने टेक्नोलॉजी आधारित पुलिसिंग और डेटा गवर्नेंस में एक बार फिर लीडरशिप साबित कर दी है। गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो की देखरेख में चलने वाले CCTNS प्रगति डैशबोर्ड पर उसने देश भर में पहला स्थान हासिल कर लिया है। इस डैशबोर्ड पर डेटा की गुणवत्ता, समय पर अपडेट, मात्रा और सटीकता के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें पुलिस थानों की कनेक्टिविटी, डिजास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना, डेटा एंट्री, पुराना डेटा माइग्रेशन, स्टेट और नेशनल डेटा सेंटर में डेटा सिंक्रोनाइजेशन जैसी चीजें शामिल हैं। दिल्ली पुलिस को CCTNS ऑपरेशंस के लिए प्रतिष्ठित ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS सर्टिफिकेशन दिया गया है। और हर रोज जिसका आपको इंतजार रहता है, वो सेगमेंट हम आपके लिए ले आए हैं, एक दिन एक उत्सव। तो हमारी विशेष सीरीज एक दिन एक उत्सव के तहत आज आपको लिए चलते हैं तेलंगाना के जगित्याल जिले में स्थित कोंडागट्टू आंजनेय स्वामी मंदिर में 3 दिवसीय भव्य यात्रा की शानदार शुरुआत हो गई है। 500 साल पुरानी इस परंपरा का समापन कल 3 अप्रैल को होगा। कोंडागट्टू की पवित्र पहाड़ियां इन दिनों जय हनुमान के जयकारों से गूंज रही है। प्राचीन श्री आंजनेय स्वामी मंदिर में 3 दिवसीय वार्षिक यात्रा का आगाज भव्य तरीके से हुआ। करीब 500 साल पुरानी यह परंपरा आज भी गहरी आस्था का केंद्र बनी हुई है। तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा ये मंदिर करीमनगर से करीब 40 किलोमीटर और हैदराबाद से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर साल यहाँ लगने वाली यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। आस्था और परंपरा के इस महापर्व में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ एक बार फिर कोंडागट्टू को भक्ति के रंग में रंग रही है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए तेलंगाना एंडोमेंट्स विभाग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। जगह जगह पानी की व्यवस्था, मेडिकल कैंप, पंडाल और लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की तैनाती भी की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस यात्रा की खास बात यह है कि श्रद्धालु 11, 21 या 41 दिनों के हनुमान दीक्षा लेकर यहाँ आते हैं और इस पावन अवसर पर अपनी तपस्या पूरी करते हैं। मंदिर में चंदनम यानी भगवान की मूर्ति के बाएं हाथ के कटोरे से मिलने वाला चंदन विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि ये चंदन मानसिक शांति और उपचार प्रदान करता है, जिसे श्रद्धालु बेहद श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। ये तो था एक दिन एक उत्सव। आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते खेल जगत की, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जुलाई 2026 में जिम्बाब्वे दौरे पर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलेगी। शुरुआत 23 जुलाई से होगी। IPL के 6ठे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स अपने होम ग्राउंड पर आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना करेगी। IPL के 5वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। यह दिल्ली कैपिटल्स की लखनऊ सुपर जॉयंट्स पर लगातार 5वीं जीत रही। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश और सचिन ने जीत हासिल की है और अपनी अपनी वेट कैटेगरी में अगले राउंड में जगह बनाई है। भारतीय फुटबॉल टीम ने हांगकांग पर 2-1 की जीत के बाद फीफा रैंकिंग में 5 स्थान की छलांग लगाई है। भारतीय टीम अब 141वें स्थान से 136वें स्थान पर पहुंच गई है। अब बात कर लेते हैं आपके शहर के मौसम के हाल की। जानते हैं आपके शहर के मौसम का हाल, न्यूनतम और अधिकतम तापमान ग्राफिक्स के जरिए।
और इसी के साथ नया सवेरा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे संध्या और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।